Hello everyone, myself Anita Malav, Assistant Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन। नाउ रिकॉम्बिनेशन डेफिनेशन, मैकेनिज्म एंड टाइप्स आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सभी जीवों में अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलता दर्शाते हैं और सभी जीवों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए सीक्वेंस के अंदर बहुत कम बदलाव के साथ वह डीएनए सीक्वेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो हम देखते हैं कि जीवों में लंबे समय तक सर्वाइवल जो होता है वो डिपेंड करता है जेनेटिक वेरिएशन पर। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन वह गुण है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलता दर्शाते हैं। जीवों में विभिन्नता कैसे आती है? जीवों में जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स होते हैं और जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स होते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसे पुनर्संयोजन कहते हैं। तो पुनर्संयोजन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा नए रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्संयोजित गुणसूत्र का निर्माण दो पेरेंट्स के गुणसूत्र के मध्य एक्सचेंज के द्वारा होता है। हम देख सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन के अंदर हमने देखा कि दो पेरेंट्स के जो गुणसूत्र हैं उनके मध्य एक्सचेंज होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन जो होता है वह मियोसिस के समय देखने को मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स शो अ कंप्लीट sexual life cycle including meiosis, an important event that generates new allelic recombinations. इस प्रकार हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक जेनेटिक्स पर काफी 1945 तक काफी काम हो गया था, लेकिन उसके बाद 1945 और 1965 के बीच में अधिकतर जो बैक्टीरियल या वायरल जो माइक्रोबियल जेनेटिक्स है उनके वहां पर ज्यादा स्टडी की गई है और माइक्रोबियल स्टडी के थ्रू ही कई जो रिकॉम्बिनेशन की जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है उसको पता लगाया गया है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मैकेनिज्म अगर हम यहाँ देखें तो तीन तरह से हम मैकेनिज्म देख सकते हैं। पहला है ब्रेकेज एंड रीयूनियन, दूसरा है कॉपिंग एंड थर्ड है कंप्लीट कॉपी चॉइस। तो आप देख सकते हैं कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनके बीच के अंदर ब्रेकेज हुआ है और ब्रेकेज होने के बाद सिंपली यहाँ पर वापस से रीयूनियन हो गया है। दूसरे में आप देखिए कि जो एक स्ट्रैंड है इसके बीच के अंदर निक लग गया है और जो बी है इसको पूरा हटा दिया गया है और उसकी जगह बी प्लस वाला यहाँ पर पूरा कॉपी हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहले कट लगा है, देन बी को यहाँ से रिमूव हुआ है और बी प्लस की कॉपी यहाँ पर आई है। तो ए बी प्लस बना और ए प्लस बी प्लस एज इट इज यहाँ पर है। कॉपी चॉइस के अंदर ये देखने को मिलता है कि कोई यहाँ पर ब्रेकेज नहीं हुआ है, लेकिन पहले ए बी वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इसका पूरी कॉपी होती है, देन नेक्स्ट इस पोर्शन की कॉपी यहाँ पर हो जाती है। तो इसको कहते हैं कंप्लीट कॉपी चॉइस। तो यह तीन तरह की मैकेनिज्म बताई गई हैं रिकॉम्बिनेशन के लिए। इसको एक और बार हम देख लेते हैं कि पहले ब्रेकेज एंड रीयूनियन के अंदर क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उनके बीच में आपस में उनमें ब्रेक लगता है और एक्सचेंज यहाँ पर सिंपली एक्सचेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमें ए एंड बी प्लस एंड ए प्लस और बी सेगमेंट हमें यहाँ पर मिलते हैं। ब्रेकेज एंड कॉपिंग में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर निक लगता है और यहाँ पर जो हमें फॉर्मेशन होता है वो होता है ए बी प्लस और ए प्लस बी प्लस वाले। कंप्लीट कॉपी चॉइस जैसे हमने देखा कि यह बेलिंग के द्वारा दिया गया है 1931 में और इसमें कोई यहाँ पर ब्रेकेज नहीं होता है। डायरेक्ट इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पूरी कंप्लीट कॉपी बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट कॉपी चॉइस, जिसे हमने इस वाले फिगर में यहाँ पर देखा था। ये किस प्रकार से कोई ब्रेकेज नहीं होता, कंप्लीट कॉपी ए एंड बी प्लस वाली यहाँ पर फॉर्म होती है। नाउ टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन।
तीन तरह का यहाँ हम आज रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जनरल रिकॉम्बिनेशन, नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। फर्स्ट है जनरल रिकॉम्बिनेशन। तो यह जो जनरल रिकॉम्बिनेशन है, इसके अंदर सबसे पहले जो होमोलोगस जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है। होमोलोगस जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो स्मिथ ने इसको प्रोकैरियोट्स यानी इकोलाई में स्टडी किया है और उन्होंने यह देखा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं दो होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स में, उनके बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो डबल हेलिक्स ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स ब्रेक, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उन दोनों में ही ब्रेकेज होता है एंड द टू ब्रोकन एंड जॉइन देयर अपोजिट पार्टनर टू रीयूनाइट टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स। इस प्रकार हम देखते हैं निक लगता है, निक लगने के बाद दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वह रीयूनाइट हो जाते हैं। यहाँ पर आप हेटेरोडुप्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और हेटेरोडुप्लेक्स जब मिल जाता है, बन जाता है, उसके बाद वापस से निक लगता है और जो क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वापस में अलग हो जाते हैं। देन उसके बाद मिसमैच रिपेयर की मैकेनिज्म भी जनरल रिकॉम्बिनेशन या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इसको कहते हैं में होती है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, साइट में इनमें एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद में ब्रांच माइग्रेशन हो जाता है, देन मिसमैच रिपेयर यहाँ पर होता है। जनरल रिकॉम्बिनेशन को हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं और बैक्टीरिया और वायरस में काफ़ी जनरल रिकॉम्बिनेशन जो होता है देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है रेग ए प्रोटीन, उसका महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल होता है। रेग ए जो प्रोटीन होता है यह रेग ए जीन्स के द्वारा बनाया जाता है। तो रेग ए प्रोटीन जो होता है यह डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करता है। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को रेग ए डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो रेग ए प्रोटीन होता है यह कई स्टेप्स को कंट्रोल करता है, जैसे पेयरिंग ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड ब्रांच माइग्रेशन एंड also in DNA repair mechanism. Now holiday model जनरल रिकॉम्बिनेशन या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए हॉलिडे ने 1974 में एक मॉडल प्रपोज किया है। तो उन्होंने इसको 5 स्टेप्स में बताया है। पहला है स्ट्रैंड ब्रेकेज, स्ट्रैंड पेयरिंग, स्ट्रैंड इन्वेजन, काइस्मेटा फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज एंड रीयूनियन एंड मिसमैच रिपेयर। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रैंड ब्रेकेज। तो जनरल रिकॉम्बिनेशन के जनरल रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं डीएनए डुप्लेक्स के, उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होते हैं उनके बीच में वापस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उन जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं वहां पर ब्रेक लगता है, ब्रेकेज होता है और एक्सचेंज होते हैं, यानी डोनर और रिसिपिएंट जो होते हैं उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। द होमोलोगस रीजन कंटेन्स ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन ए स्ट्रैंड फ्रॉम वन और टू ओरिजिनल डबल हेलिसेस एंड ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फ्रॉम द अदर। अब हम देख सकते हैं कि वेरियस यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन आपको देखने को मिलता है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर कंट्रोलिंग दिस जनरल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस और होमोलोगस प्रोसेस। तो इसको हम बाद में टेबल में देख लेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वह है रेग बीसीडी प्रोटीन, जो रेग जे जीन्स के द्वारा बनता है इन इकोलाई। तो सबसे पहले यह जो रेग बीसीडी प्रोटीन है यह डबल हेलिक्स के अंदर ट्रेवल करता है एट द रेट ऑफ अबाउट 300 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड
और यह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में लूप वहां पर बनाता है और इसके लिए यह एटीपी मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एनर्जी डिराइव करता है। स्पेशल रिकॉग्निशन साइट सीक्वेंस ऑफ 8 न्यूक्लियोटाइड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द इकोलाई। तो जहां पर इकोलाई में 8 न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंसेस होती हैं वह बिखरी हुई होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, 8 सीक्वेंस बार बार आती हैं, तो वहां पर जाकर यह निक उत्पन्न करता है। रेग बीसीडी प्रोटीन वहां पर निक पैदा करेगा। इसके बाद स्ट्रैंड पेयरिंग होगी। स्ट्रैंड पेयरिंग के अंदर यहाँ पर भी रेग बीसीडी जो प्रोटीन है यह हेलिकेज, ये न्यूक्लियस एंड हेलिकेज दोनों का काम करता है। रेग बीसीडी जो प्रोटीन है हैज बोथ न्यूक्लियस एंड हेलिकेज एक्टिविटी, तो डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी भी यह शो करता है और इसके लिए एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एनर्जी यहाँ पर मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेग बीसीडी जब वहां पर निक लगा देता है तो जो सिंगल स्टैंडर्ड जो होता है डीएनए वहां से सिंगल स्टैंडर्ड विस्कर जो है वहां पर फॉर्म होता है। ये आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर यह निक यहाँ पर इसने लगा दिया है, रेग बीसीडी प्रोटीन है, रेग बीसीडी ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ 300 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, देन ये यहाँ पर जब निक लगा देता है तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड ये बना है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं विस्कर। तो ये विस्कर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है, विस्कर डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। नाउ इस प्रकार से जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड विस्कर जो है ये जो नेक्स्ट जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ता है और वहां पर उसके बेस पेयरिंग इंटरेक्शन होता है और बेस पेयरिंग शुरू होती है। नाउ स्ट्रैंड इन्वेजन। स्ट्रैंड इन्वेजन में वही है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड विस्कर होता है वह इन्वेट करता है अनादर डबल हेलिक्स की तरफ और वहां पर वह बेस पेयरिंग करता है। अब इसके अंदर इकोलाई में रेग ए जीन होता है, वो रेग ए प्रोटीन बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोटीन है, जैसे इसके बारे में मैंने पहले बताया कि इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे पेयरिंग ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ हॉलिडे इंटरमीडिएट और ब्रांच माइग्रेशन एंड डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में ये हेल्प करता है। और रेग ए प्रोटीन की यहाँ हेल्प करते हैं एसएसबी यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो रेग ए प्रोटीन जो होता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर जुड़ जाते हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट्स यहाँ पर बनाते हैं। रोका एंड कॉक्स ने 1991 में रेग ए प्रोटीन के बारे में काफी बताया है और उन्होंने बताया कि रेग ए प्रोटीन जो होता है वह रीनेचुरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उनमें रीनेचुरेशन मतलब उनको जोड़ने का काम भी यह करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज साइट्स रेग ए प्रोटीन कैटेलाइजेस ए मल्टी स्टेप रिएक्शंस। वह क्या करता है, रेग ए प्रोटीन जो होता है वह जहां जहां पर एक्सचेंज हुआ है वहां जो एक्सचेंज हुआ है फिर वहां उन दोनों जो डोनर से और रिसेप्टर से, जो डोनर से और रेसिपिएंट से जो भी डीएनए स्ट्रैंड आए हैं जहां वो जुड़ रहे हैं उनको आपस में गैप को फिल कर देता है और उनको जोड़ देता है। इसमें आप यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ से ब्रांच माइग्रेशन यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होती हैं वहां पर ये आएगा आगे। और आप देख सकते हैं रेग ए प्रोटीन जो होता है ये निक लाइगेशन, जहां पर निक लगा था वहां पर उनको आपस में यहाँ पर जोड़ देता है। जोड़ने के बाद क्या होता है, ब्रांच माइग्रेशन होता है। ब्रांच माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक्सचेंज हो जाता है डोनर और रिसिपिएंट के बीच में, जब एक्सचेंज हो जाता है तो उसके बाद दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अलग होने लग जाते हैं, जिसको हम ब्रांच माइग्रेशन कहते हैं। ब्रांच माइग्रेशन जो होता है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हेटेरोडुप्लेक्स बना हुआ है, तो ये हेटेरोडुप्लेक्स लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाता और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स की आकृति यहाँ पर काइज्मा जिसे हम कहते हैं बना हुआ है और इसमें रोटेशन होता है और ये और यहाँ पर एक निक लगता है। निक लगने से ये प्लेनर फॉर्मेशन में यहाँ पर आ जाता है और इस प्रकार से हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये हमने देख लिया काइज्मा किस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है।
एंड जब कारिज्मा फॉर्मेशन हो गया उसके बाद उसमें ब्रेकेज होता है, देन रीयूनियन होता है और इस प्रकार से हमें रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कई तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर हेल्प करते हैं और कई तरह की जो जीन्स होती हैं वह यहाँ पर हेल्प करती हैं। नाउ मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर जो होता है यह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होने के बाद अगर कहीं पर मिसमैच रिपेयर हो जाता है या डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा कहीं मिसमैच हो जाता है तो वो रिपेयर होना बहुत जरूरी है और वहां से सीक्वेंसेस का हटना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर एक FGO जो FGO जो जीन है यह इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा भी दो प्रोटीन होते हैं MUT-S एंड MUT-L। यह बैक्टीरिया यूकैरियोट्स में पाए गए हैं। तो जो MUT-S प्रोटीन होता है यह जहाँ मिसमैच बेस पेयरिंग हो जाती है उसको रिकॉग्नाइज करता है, जबकि MUT-L वहाँ जहाँ पर इसने रिकॉग्निशन किया वहां पर यह निक फॉर्म करता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो MUT-S है यह देखता है कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कहाँ पर मिसमैच बेस पेयरिंग हुई है, उसको आइडेंटिफाई करता है। देन MUT-L जो होता है उसको स्कैन करके वहां पर निक जनरेट करता है। निक जनरेट होता है, वहां पर आप ये लूप की आकृति आपको देखने को मिलेगी। देन यहाँ से जो मिसमैच जहाँ पर बेस पेयरिंग है वो पूरी हट जाती है, रिमूवल हो जाता है उसका, और देन जो गैप है उसको फिल कर दिया जाता है और इस प्रकार से एरर को रिपेयर किया जा सकता है। जो ये मिसमैच रिपेयर की जो मैकेनिज्म है ये बैक्टीरिया में विशेष करके बैक्टीरिया के अंदर काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि इस मैकेनिज्म के द्वारा अगर यह फायदा होता है कि अगर बैक्टीरिया में कोई भी वायरल या कोई भी अन्य जीन्स आके रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो मिसमैच रिपेयर जो मैकेनिज्म है इसके द्वारा वहां से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है बिल्कुल रुक जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। नाउ नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन। नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन इस फंडामेंटल लॉ पर आधारित है कि जो दोनों पार्टनर के या दोनों जो पेरेंटल होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आधे आधे इक्वल रूप से ऑफस्प्रिंग्स में जाएं। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल और मेल के जो क्रोमोसोम है वो हाफ हाफ ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ये इसका बेसिक जो नियम है नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन में होता है। इसमें होता क्या है, अगर हम 4 क्रोमेटिड्स देखें, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं, इस प्रकार से 4 हम देखें तो 3 सेम एज इट इज वह रहते हैं और एक में थोड़ा सा वहां पर ऑल्टरेशन होता है। तो यहाँ पर बराबर बराबर एक्सचेंज जो होता है पूर्ण रूप से एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता है। इसको हम फिगर में आप देख सकते हैं। कोबायाशी 1992 has discussed the mechanism of gene conversion। इस नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन को हम जीन कन्वर्जन भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक निक फॉर्मेशन होता है और निक फॉर्मेशन होने के बाद में यह जो यहाँ से यह जो डीएनए की जो स्ट्रैंड है ये यहाँ आगे की ओर जाती है और यहाँ से हटने के बाद डीएनए पॉलीमरेज द्वारा इसको कंप्लीट यहाँ कर दिया जाता है। नाउ ये जो सीक्वेंस होती है ये सिंगल स्टैंडर्ड जो ये है ये यहाँ पर बेस पेयरिंग कर लेती है और ये जो ब्लू कलर्स में आपको ये डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंड बचा है इसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि 2 ये और एक नीचे वाला 3 तो एज इट इज है, ओनली एक जो आप देखो डीएनए स्ट्रैंड ये ही केवल चेंज हुआ है। तो बहुत ही कम यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है और इस प्रकार की जो स्टडी है ये फंजाई में की गई है, क्योंकि मानव की जो सेल्स हैं उसमें करना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर यह देखा गया है कि जो 3 होते हैं वह बिल्कुल फंजाई के अंदर देखा कि जो 3 जो सेल्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज पेरेंट्स के समान है और एक में ही रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला है। नाउ साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है यह कई बार हमें देखने को मिलता है। जैसे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जैसे होते हैं ना, फेजेस, प्लाज्मिड और ट्रांसपोजन, तो इनकी वजह से ये
बैक्टीरिया के अंदर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब कहीं कहीं पर आकर ये जुड़ जाते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जैसे फेजेस, प्लाज्मिड्स एंड ट्रांसपोजन्स जो होते हैं, यह बैक्टीरिया में कई जगह पर उनके डीएनए में जाकर जुड़ जाते हैं और कई तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या विरुलेंस जीन जो है यह उत्पन्न करते हैं। तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है यह बहुत ही कम जगह पर होता है, मतलब मान लीजिए आप ये 207 बेस पेयर से लेकर 200 बेस पेयर में रिकॉम्बिनेशन ही देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था फेज लेम्डा में। इन्होंने देखा कि जो फेज लेम्डा जो होता है वो ई कोलाई में साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करता है, मतलब लेम्डा फेज का कुछ पोर्शन जो ई कोलाई के क्रोमोसोम से मैच कर रहा है वह वहां पर जाकर हेटेरोडुप्लेक्स बना लेता है और पूरा का पूरा जो फेज डीएनए है वह ई कोलाई के अंदर जुड़ जाता है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन भी जो होता है ये दो तरह का होता है, कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही शॉर्ट हेटेरोडुप्लेक्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है और इस प्रकार से इस शॉर्ट हेटेरोडुप्लेक्स यहाँ बनता है और इसको हम कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस फिगर के द्वारा आप इजीली देख सकते हैं कि यह फेज लेम्डा फेज का क्रोमोसोम है और यह बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, तो बहुत ही कम जो सीक्वेंस है यहाँ पर मैचिंग हो रही है। नाउ इसमें इंटीग्रेज एंजाइम है, यह हेल्प करता है और इंटीग्रेज एंजाइम के द्वारा जो जहाँ पर सीक्वेंसेस मैच हो रही हैं वहां पर आकर यह पूरा का पूरा इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प के द्वारा पूरा इंटीग्रेट यहाँ पर इस क्रोमोसोम में हो गया है। नाउ ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर कोई हेटेरोडुप्लेक्स नहीं बनता, इसमें कोई नॉन सीक्वेंस मैच होना जरूरी नहीं है। इसके अंदर इंटीग्रेज एंजाइम ही हेल्प करता है, इंटीग्रेज एंजाइम ही वहां पर निक लगाता है और इंटीग्रेसेस को रिजॉइन भी करता है। तो वैज्ञानिक माइजुची के द्वारा 1992 में उन्होंने देखा ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन उन्होंने स्टडी की है। उन्होंने देखा कि जब बैक्टीरिया फेज में MU एंड फेज के जो इंटीग्रेज एंजाइम है उसका उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि यह दोनों यानी इंटीग्रेज और MU दोनों ही कटिंग और रिजॉइनिंग रिएक्शन को करते हैं। तो इसको हम फिगर में यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। यह है टारगेट क्रोमोसोम और यह है एक वायरल यानी फेज का डीएनए। अब यह किस तरह से इंटीग्रेट होता है, तो इंटीग्रेज एंजाइम इसमें हेल्प करता है और ये यहाँ पर निक लगाता है। निक लगाने से क्या होता है कि 3' OH सीक्वेंस दोनों तरफ फॉर्म हो जाती हैं और इस तरह से जो 3H ग्रुप है ये प्रोट्रूड्स आउट, मतलब ये बाहर की ओर निकल जाते हैं और इसके बाद जो टारगेट क्रोमोसोम है वहां पर जाकर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से टारगेट क्रोमोसोम के अंदर वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है। इस प्रकार से आपको कई तरह के यहाँ पर साइट या कुछ आपको सीक्वेंसेस आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं जिनको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जो गैप होता है इसको फिल कर दिया जाता है और रिपेयर मैकेनिज्म के द्वारा गैप फिलिंग हो जाती है एंड मिसमैच रिपेयर भी यहाँ पर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर TSS रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो उसका हमें पता है शॉर्ट रिपीट से पता लगता है। ये SDR अगर देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर TSS टाइप का रिकॉम्बिनेशन हुआ है और इसमें इंटीग्रेज एंजाइम यहाँ पर हेल्प करता है। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDBGC कोटा। धन्यवाद।